हेलो स्टूडेंट्स, वंशागति के आणविक आधार वाले अध्याय में जो आज हमारा टॉपिक है जिसे हमने समझना है वो है डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रकृति, अर्धसंरक्षी, नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। इससे पहले कि हम ये देखें कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रकृति क्या होती है, अर्धसंरक्षी होती है या कुछ और होती है, हमें ये समझना आवश्यक है कि डीएनए प्रतिकृतिकरण क्या होता है। डीएनए प्रतिकृतिकरण, इसको कभी कभी हिंदी में डीएनए द्विगुणन भी किसी किसी टेक्स्ट बुक में आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, तो आप कंफ्यूज न होइए। डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए द्विगुणन एक ही चीज़ है। इंग्लिश में इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए प्रतिकृतिकरण का अर्थ है कि डीएनए की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए की प्रतिलिपियां बनती हैं, यानी जिससे उसकी ट्रू कॉपीज जो है बनती है, वो प्रक्रिया, वो प्रोसेस जो है डीएनए प्रतिकृतिकरण या डीएनए द्विगुणन कहलाती है। आप जो है जब भी अपनी किसी डॉक्यूमेंट की कोई कॉपी बनाना चाहते हैं तो आप जो है फोटोस्टेट या जीरोक्स उसकी कॉपी करवाते हैं, तो हूबहू आपको वैसे ही उसकी ट्रू कॉपी आपको मिल जाती है। सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी डीएनए प्रतिकृतिकरण के द्वारा डीएनए की सेम वैसे ही एक कॉपी आपको मिल जाती है। तो ये डीएनए का सपोज एक मॉलिक्यूल है, तो अगर डीएनए प्रतिकृतिकरण होगा तो हमें इसकी एक कॉपी यहाँ पर मिल जाएगी। इस तरह से हम जो है इसको समझ सकते हैं कि आपको अगर डीएनए की वैसे ही प्रतिलिपि या वैसे ही कॉपी आपको अगर चाहिए तो आपको जिस प्रोसेस से गुजरना है डीएनए को, वो कहलाता है डीएनए द्विगुणन। अब डीएनए द्विगुणन आवश्यक क्यों है? यदि डीएनए द्विगुणन कोशिकाओं में ना हो तो उससे क्या विसंगति उत्पन्न हो जाएगी, इस पे भी थोड़ा हम नज़र डालते हैं। बच्चों, आप देखते हैं कि कोई भी कोशिका है तो उसका एक कोशिका विभाजन होना उसका एक नेचर होता है, वो विभाजित होती रहती है और समसूत्री विभाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाओं का जन्म होता है। अगर विभाजन होगा तो नेचुरली जो है डीएनए की मात्रा 50-50% दोनों पुत्री कोशिकाओं में पहुंचेगी। 100% डीएनए जो है पेरेंट कोशिका में है, पेरेंट सेल में है, जनक कोशिका में है। 50% डीएनए पहुंचेगा एक डॉटर सेल में और 50% डीएनए पहुंचेगा दूसरी डॉटर सेल में, यानी पुत्री कोशिका में। इसका मतलब यहाँ पर जो है जो डीएनए की मात्रा है वो बढ़ जाएगी आधे आधे हिस्से में, और इससे जो है आगे सेल के मेटाबॉलिज्म में बहुत बड़ी विसंगति उत्पन्न हो सकती है। तो उस विसंगति को ना होने देने के लिए सेल जब अपनी कोशिका चक्र की एस अवस्था में गुजरती है तो एस अवस्था में गुजरते हुए ही उसके अंदर ये डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा वो रीगेन करती है उस अमाउंट को, 50% अमाउंट को जो उसके अंदर अभी नहीं है। तो एस अवस्था, एस प्रावस्था लिखेंगे हम इसे, जो सेल साइकिल की होगी उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इस कोशिका में भी एस प्रावस्था में डीएनए रेप्लिकेशन होगा और 100% डीएनए इस सेल में हमको मिल जाएगा और 100% डीएनए की मात्रा हमें इस सेल में भी मिल जाएगी। अर्थात जो है डीएनए की मात्रा फिर जनरेशन टू जनरेशन क्या रहेगी, कंसिस्टेंट रहेगी या समान रहेगी, क्योंकि किसी भी तरह की डीएनए की मात्रा की इनकंसिस्टेंसी कोशिका के लिए बहुत घातक हो सकती है, क्योंकि डीएनए तो एक आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है। तो ये तो बात चल रही थी कि डीएनए रेप्लिकेशन आवश्यक क्यों है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे कि डीएनए की जो द्विगुणन की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है और क्यों होती है। वास्तव में आप जानते हैं कि डीएनए के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो कंट्रीब्यूशन था, मेजर कंट्रीब्यूशन वो था
वाटसन और क्रिक का। वाटसन और क्रिक ने ही 1953 में जो है डीएनए के स्ट्रक्चर के विषय में हमें बताया था और अपना डबल हेलिक्स का मॉडल दिया था, द्विकुंडलिनी मॉडल दिया था, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इसके साथ साथ उन्होंने जो है प्रिडिक्शन की थी कि डीएनए में होने वाला प्रतिकृतिकरण उन्होंने कहा था कि डीएनए में होने वाला प्रतिकृतिकरण क्या होता है, वो होता है अर्धसंरक्षी। डीएनए में होने वाला जो प्रतिकृतिकरण होता है वो होता है अर्धसंरक्षी, जिसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव होता है। अर्धसंरक्षी का मतलब क्या है मैं बताता हूं। सपोज ये एक पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल है जिसका कि रेप्लिकेशन होना है। अब इसका जो रेप्लिकेशन होगा उससे पहले क्या होगा कि इसके जो दोनों स्ट्रैंड हैं वो खुलेंगे। अनविंडिंग ऑफ पेरेंट स्ट्रैंड्स, दोनों स्ट्रैंड इसके खुलेंगे। जिस तरह से धागे की एक उलझन जो होती है वो खुलती है, उसी तरह से ये दोनों इसके धागे, दोनों उसके सूत्र जो है एक दूसरे से अलग होंगे। अलग होने से इस तरह से कुछ जो है आकृति बनेगी। ये अलग हो रहे हैं दोनों स्ट्रैंड इसके। अब इसके दोनों स्ट्रैंड जब अलग होंगे तो ये तो पेरेंट स्ट्रैंड है, ये एक पेरेंट स्ट्रैंड है और ये भी दूसरा पेरेंट स्ट्रैंड है, यानी पैतृक रज्जु है जिसको हम हिंदी में कहेंगे। अब इसी की नकल करेगा दूसरा बनने वाला रज्जु और ये बन जाएगा दूसरा रज्जु, जो नव संश्लेषित रज्जु जो होगा, न्यूली सिंथेसाइज्ड जो डीएनए का स्टैंड होगा वो ये बनेगा। ये होगा आपका न्यू स्ट्रैंड और ये भी होगा आपका न्यू स्ट्रैंड। इस तरह से इसको अर्धसंरक्षी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो एक स्ट्रैंड है वो तो कंजर्व रहता है आगे आने वाली पीढ़ी में, दूसरा स्ट्रैंड नया बनता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं अर्धसंरक्षी या सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। आधा ही स्ट्रैंड, आधा ही जो उसका पेरेंट स्ट्रैंड है वो संरक्षित रहता है, कंजर्व रहता है। आधा जो दूसरा रज्जु जो बनता है वो नया सिंथेसाइज्ड होता है, नया संश्लेषित होता है। इसलिए इसको हम अर्धसंरक्षी प्रकार का डीएनए प्रतिकृतिकरण कहते हैं। तो ये तो आपने समझ लिया कि अर्धसंरक्षी डीएनए रेप्लिकेशन का आशय क्या है। लेकिन आप जानते हैं वाटसन और क्रिक ने जो कहा था कि डीएनए का जो प्रतिकृतिकरण होता है वो अर्धसंरक्षी होता है, लेकिन उन्होंने उसके संबंध में कोई प्रमाण नहीं दिए थे। उन्होंने उसके स्ट्रक्चर के आधार पे ये अनुमान लगाया था कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी होता है। लेकिन विज्ञान कभी अनुमान पे नहीं चलता है। विज्ञान को प्रमाण चाहिए और प्रमाण के लिए प्रयोग करने पड़ते हैं। प्रयोग के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं उनके आधार पे फिर हम यह सिद्ध करते हैं कि अमुक प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। तो इसके लिए भी प्रयोग किए गए डीएनए प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी होने के प्रमाण। What were the evidences for DNA replication as semi-conservative in nature? तो इसके लिए जो सबसे अकाट्य प्रमाण दिया गया वो दिया गया दो वैज्ञानिकों के द्वारा। उनका नाम था मैसेल्सन एंड स्टॉल। मैसेल्सन व स्टॉल के द्वारा वो प्रमाण दिया गया। इन्होंने 1958 में अपना एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत किया और अपने उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उन्होंने यह प्रमाणित किया कि डीएनए का प्रतिकृतिकरण अर्धसंरक्षी होता है। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया, उन्होंने एक जीवाणु पे अपना प्रयोग किया और वो जीवाणु अक्सर जो है प्रयोग में लाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा। उस जीवाणु का नाम था ई कोलाई। ई कोलाई नाम का
जो जीवाणु या इश्चेरिचिया कोलाई नाम के जीवाणु पे उन्होंने प्रयोग किया और उन्होंने ई कोलाई जीवाणु को कल्चर किया एक माध्यम में। जो कल्चर मीडिया थी उनकी वो थी N15। N15 वास्तव में वो अमोनियम क्लोराइड था जिसके नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक था वो 15 था। वैसे नॉर्मल नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है, 14 होता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने उसका एक आइसोटोप लिया था, एक समस्थानिक लिया था और ये समस्थानिक रेडियो एक्टिव नहीं था। ये आप याद रखिएगा, ये रेडियो एक्टिव नहीं था, ये भारी था उससे, क्योंकि इसमें जो है उसके अपेक्षा एक न्यूट्रॉन ज़्यादा था। N14 की अपेक्षा इसमें एक अधिक न्यूट्रॉन था, इसलिए ये N15 था। N15 वाला जो अमोनियम क्लोराइड था उसको उन्होंने कल्चर मीडिया में मिलाया और उस कल्चर मीडिया या पोषक माध्यम में उन्होंने किसको ग्रो किया? ई कोलाई नाम के जीवाणु को ग्रो किया। तो इसके लिए जनरली जो है पैटी डिशेज होती हैं, पैटी डिशेज में हम जो है कल्चर मीडिया रखते हैं। तो उस कल्चर मीडिया में उन्होंने ये NH4Cl रखा होगा जो कि समस्थानिक था और उस पर उन्होंने फिर उस जीवाणु की कॉलोनी को ग्रो किया होगा। अब इसके पश्चात जो है उन्होंने फिर कई जनरेशन्स तक उन्होंने जो है जीवाणु की कॉलोनीज जो है इस भारी माध्यम में ग्रो करी। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि NH4Cl उन्होंने क्यों चुना? यहाँ पर जो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ हमारा कंसर्न है वो है नाइट्रोजन। आप जानते हैं कि डीएनए में नाइट्रोजीनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनीय क्षार होते हैं। तो नाइट्रोजनीय क्षार की जो नाइट्रोजन यहाँ पर बनी होगी इस ई कोलाई के डीएनए में, निश्चित रूप से उसकी नाइट्रोजन N15 रही होगी, क्योंकि जैसा आपने उसको पोषक माध्यम दिया उसी पोषक माध्यम से उसने नाइट्रोजन ली होगी और डीएनए सिंथेसाइज किया होगा। तो जनरेशन टू जनरेशन जो उसमें डीएनए आया होगा उसमें जो है जो नाइट्रोजन रही होगी उस डीएनए में वो N15 वाली रही होगी। तो N15 वाली जो नाइट्रोजन वाला जो डीएनए था वो जो है उस ई कोलाई की सेल्स में पाया गया। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया? इसके बाद उन्होंने जो है जो ई कोलाई की जीवाणु की जो कॉलोनीज थी उसको उन्होंने अलग अलग जनरेशन में प्राप्त किया और उसका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन किया। जैसे फर्स्ट जनरेशन से निकाला तो उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया उन्होंने CSCl माध्यम के सांद्रता प्रवणता में। हर एक जनरेशन में उन्होंने क्या किया कि जो है डीएनए को निकाला सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा, और सेंट्रीफ्यूगेशन का जो है माध्यम क्या था? सीजियम क्लोराइड का माध्यम था और उसकी सांद्रता प्रवणता यानी डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पे उन्होंने डीएनए को जो है अलग किया, उसको सेपरेट किया। यहाँ पे सीजियम क्लोराइड का माध्यम उन्होंने इसलिए चुना क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो करीब करीब डीएनए से मिलती जुलती होती है, उसके समान होती है। तो इस वजह से उन्होंने सीजियम क्लोराइड माध्यम को यहाँ पर चुना। बच्चों, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? जैसे वॉशिंग मशीन होती है तो वॉशिंग मशीन में जो है स्पिनर होता है जिसमें कि हम अपने कपड़ों को ड्राई करते हैं। तो स्पिनर के अंदर जो है कपड़े ड्राई होते हैं तो उनसे सारा पानी बाहर निकलता है और कपड़े सूख जाते हैं हमारे। तो उसी तरह से एक मशीन होती है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं, अपकेंद्रीकरण वाली मशीन होती है और उसके अंदर जो है ट्यूब्स होती हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन की ट्यूब, प्लास्टिक की या कांच की ट्यूब होती है। उन कांच के अंदर जो है, कांच वाली ट्यूब के अंदर या प्लास्टिक की ट्यूब के अंदर जो है हम जो है अपने सॉल्यूशन को भर देते हैं और फिर वो सॉल्यूशन जो है उस सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो है उन ट्यूब के अंदर जो घूमता है, वो जो रिवोल्यूशन भी करता है और रोटेशन भी करता है जिस तरह से हमारी पृथ्वी करती है। और उस तरह से फिर वो जो है एक रिकॉर्ड प्रोटोकॉल के बाद जो है फिर उसको रोक दिया जाता है और फिर जो है डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो उसके अंदर के सब्सटेंसेज हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं। जो सबसे हैवी होते हैं वो नीचे होगा, जो उससे कम हैवी होगा वो ऊपर जो है प्रिसिपिटेट बनाएगा, उससे ऊपर जो है और हल्का, फिर और हल्का और हल्का। तो इस तरह से जो है सेपरेशन हो जाता है जो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के। तो ये जो है तकनीक उन्होंने अपनाई थी। सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में आप नेट में भी देख सकते हैं कि कैसे वो काम करता है। बहरहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने जो है ये प्रयोग किया था सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा और क्या उसके निष्कर्ष थे, क्या उनकी फाइंडिंग्स थी। तो सबसे पहले उन्होंने जो है
जो डीएनए उन्होंने लिया था वो डीएनए उनको प्राप्त हुआ था N15 माध्यम का डीएनए। तो उसका जो एक स्ट्रैंड था उसमें भी जो नाइट्रोजन थी वो कौन थी, N15 थी, और जो दूसरा स्ट्रैंड था उसमें भी नाइट्रोजन क्या थी, N15 थी। जनरेशन टू जनरेशन उन्होंने N15 वाले माध्यम में उन्होंने ई कोलाई की जनरेशन को ग्रो किया, कई जनरेशन को ग्रो किया, और जो डीएनए प्राप्त हुआ उस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो है भारी वाले थे, यानी N15 वाले थे। ठीक है। इसके पश्चात उन्होंने क्या किया कि इसको जो है ई कोलाई को उन्होंने फिर क्या किया कि सामान्य वाले N14 वाले माध्यम में ग्रो किया। N14 वाले माध्यम में ग्रो किया और 20 मिनट के बाद फिर डीएनए के सैंपल वहां पर कलेक्ट किए, तो उनको यहां पर यह स्थिति मिली होगी। मैं आपको मल्टी कलर से यहां पे समझाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए। ये तो मेरा ये ब्लू कलर का तो शो कर रहा है उस डीएनए को जिसमें N15 है, और ग्रीन कलर का जिसमें N14 है। ये ग्रीन कलर का N14 और ये ब्लू कलर का N15। तो यहां पर उसको 50% डीएनए वो मिला जो कि भारी वाला था N15 वाला, और 50% डीएनए वो मिला जो कि हल्का वाला था N14 वाला। तो उस तरह से उसको जो डेंसिटी के जो रिजल्ट मिले वो भी अलग अलग मिले। जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उसको मिले होंगे रिजल्ट, इस वाले डीएनए के जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में उसको रिजल्ट मिले, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में अगर बनाऊं यहां पर, तो यहां पर उसको ये भारी डीएनए यहां पे डिपॉजिट मिला होगा, यानी नीचे इस सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के निचले भाग में उसको ये N15 डीएनए मिला, हैवी डीएनए। इसको हम हैवी भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हैवी क्यों है, क्योंकि इसके दोनों स्ट्रैंड जो है भारी वाले हैं। यहाँ पर उसको क्या मिला होगा, यहाँ पर 20 मिनट के बाद उसको जो यहाँ पे डेंसिटी मिली होगी वो मिली उसे इंटरमीडिएट। क्योंकि ये कौन सी थी, N15 प्लस, सॉरी दोनों ही थी, उसको यहाँ पे जो मिली N15N प्लस 14N, यानी इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट डेंसिटी ग्रेडियंट उसको यहाँ पे मिला, बीच वाला जिसे हम कहते हैं। तो वो मिलना ही था उसे, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड जो है यहाँ पर थे, N15 वाले भी थे और N14 वाले भी थे। ये संभव था सेमी कंजर्वेटिव टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन में ही। आफ्टर अनदर 20 मिनट्स, या उसको 40 मिनट भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। आफ्टर 40 मिनट्स में फिर क्या होगा, किस तरह से उसको सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के वजह से उसको यहाँ पर स्ट्रैंड मिले होंगे, उसको भी देख लेते हैं। ये तो नीले रंग के जो है पेरेंट स्ट्रैंड रहे होंगे, एक दूसरे से अलग हुए होंगे, फिर हरे वाले भी अलग हुए होंगे, जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड थे, ये हरे वाले। अब इनके जो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बने होंगे, वो इस तरीके से बने होंगे।
हरे वाले मैं बताऊं आपको, ये N14 वाले हैं और नीले वाले N15 वाले हैं। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर, ये N14, ये N15, ये N14, ये भी N14, ये N14, ये N14, यहाँ पर एक N14 और दूसरा N15। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब जो है N14 की मात्रा बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हमने शुरू से ही जो माध्यम यहाँ पर लिया वो N14 लिया है, तो इसके जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए स्ट्रैंड होंगे वो N14 वाले ही होंगे। तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो हमें डेंसिटी ग्रेडियंट यहाँ पर मिलता है वो हमें एक तो इंटरमीडिएट वाला भी मिलेगा प्लस एक हमें लाइट वाला भी मिलेगा। लाइट, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नीचे, लाइट प्लस इंटरमीडिएट वाला, ये N14 वाला है, ये N15 प्लस N14 वाला है। अगर मैं इसको और अच्छी तरीके से आपको समझाऊं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर 100% जो डीएनए है वो है N15 वाला, यहाँ पर 50% N14 प्लस 50% N15, और यहाँ पर जो आफ्टर 40 मिनट्स जो मिला हमें वो होगा यहाँ पर 75% N14 प्लस 25% N15, यानी N14 की मात्रा बढ़ती चली जाएगी। तो उनके इस एक्सपेरिमेंट से ये अल्टीमेटली प्रूव हो गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षी होता है, अर्थात उसका जो एक पैतृक जो उसका रज्जु होता है उसके साथ जो नया रज्जु बनता है वो जो है नया अर्ध संरक्षी होता है। 50% जो है पैतृक होता है डीएनए रेप्लिकेशन में और 50% न्यूली सिंथेसाइज जो है उसका स्ट्रैंड होता है, जो कि यहाँ पर पूर्णतः स्पष्ट हो गया है कि जनरेशन टू जनरेशन जो है जो N14 है उसकी मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस ऑडियो लेक्चर के द्वारा आसानी से मेसलसन एंड स्टॉल का ये जो प्रयोग था ये समझ में आ गया होगा। आपकी क्वेरीज हमेशा वेलकम रहेगी, और आज के इस कोरोना काल में मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो लेक्चर का आप भरपूर लाभ उठाएंगे और अपने सुझाव, अपने लाइक्स मुझे देते रहेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं उत्तराखंड बोर्ड के जो साधनहीन छात्र हैं, आज के माहौल में जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको मैं लाभान्वित कर सकूं, उनका भविष्य अच्छा बनाने में, सुनहरा बनाने में अपना योगदान दे सकूं। धन्यवाद।